Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some questions with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and how are you? I hope कि आप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे और मुस्कुरा रहे हो और हमेशा की तरह मुझे देख रहे हो और सुन भी रहे हो। देखो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं बातें करूंगा, ठीक है जी। देखिए प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डील किया था, आज भी बहुत सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डील करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। और चलो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है और क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे सबसे पहले पूछे गए हैं, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 51 है कि स्टेट टू बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ प्लॉगिंग द फील्ड्स और लूजनिंग एंड टर्निंग द फील्ड्स। सबसे पहले मैं तुमसे एक बात बताऊं, प्लॉगिंग और टीलिंग एक ही बात होता है। प्लॉगिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द फील्ड ऑफ द सॉइल, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो प्लॉगिंग का नाम देते हैं। भैया हमको पता है कि खेत जोतना है उसके बाद बीज को बोना है, लेकिन यहाँ पे कोई लड़का हमसे प्रश्न कर दिया कि ऐसा क्यों बोलते हैं, कहा खेत जोत करके बीज को नाएंगे, मेहनत लगता है, ऐसे जो मन में आता है ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बीज को ना देते हैं, क्या दिक्कत है, समय भी बचेगा और हो भी जाएगा काम भी। तो मैं उन्हीं सारे लड़कों को जानकारी के लिए मैं आपसे आपसे बता देना चाहता हूँ कि देखो बीज को बोना जरूरी है जी। अब कोई लड़का सोच रहा है कि क्यों जरूरी है, राइट? यही सोच रहे हो ना। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग, प्रश्न ये है कि खेत क्यों जोतना है, जोत करके बीज को क्यों डालना, वो नहीं है, बल्कि है कि प्लॉगिंग करना है क्यों, बीज बोने के लिए। लेकिन उससे क्या फायदा है, यही प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पे लिखा देता हूँ कि फ्लोविंग आर द टू बेनिफिशियल, कितना पूछा? टू बेनिफिशियल पूछा। बेनिफिशियल की जगह पर हम लोग एडवांटेज शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर? ऑब्वियसली यस। देखो बताना ये चाहता हूं, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में ध्यान देना, और तो कुछ करना ही नहीं था, है ना। तो मैं आपको बता रहा था जी, ठीक है, कि देखिए मैंने क्या लिखा है, क्यों हम लोग प्लॉगिंग करेंगे, खेत को जोते हैं क्यों, खेत को कोड़े हैं क्यों। पहला पॉइंट बताया गया डियर कि इट अलाउज प्लांट रूट्स टू गोस डीपर इन द सॉइल इजिली। देखिए अगर आपने फील्ड को जोत दिया है, खेत अगर कोड़ा हुआ है और उसमें तुम अगर बीज को डालते हो तो क्या होएंगे, ये होगा कि जो भी तुम्हारा सीड है उसमें रोपा है, ठीक है, तो वो बड़ा होगा तो उसका जड़ भी तो निकलेंगे, तो सॉइल में आसानी से जड़ अंदर चल जाएगा मिट्टी में कि नहीं चल जाएगा। अगर मिट्टी नरम मुलायम है तो, है कि नहीं। अरे जैसे कि नरम मुलायम चीज पर इसको ले जाके गाड़ देंगे तो धाई से चल जाएगा, और इसको पर ऐसे ठक ठक मारेंगे तो कहाँ इससे जाएगा, नहीं जाएगा, फूट जाएगा हमारा स्क्रीन। भैया इस पे एक्सपेरिमेंट मत करो, ठीक है, तो नहीं जाएगा। कहने का अर्थ ये हो कि हर चीज़ों पर नहीं जाते। तो हमारा जो रूट्स है, किसी प्लांट्स का जड़ होता है नरम मुलायम होता है कि नहीं, तो नरम मुलायम रूट्स जो है वो कोड़ा हुआ मिट्टी में ही नहीं जाएगा, अंदर से हार्ड मिट्टी में तो जाएगा नहीं, समझ गए ना। तो इसीलिए प्लॉगिंग करेंगे, तो ये कारण है, ये पहला एडवांटेज है प्लॉगिंग का कि रूट्स जो है वो अंदर आसानी से चल जाए, ठीक है जी। दूसरा है कि देखो हमारा जो क्या लिखा है ऑक्सीजन के बारे में, इट अलाउज द रूट्स प्लांट्स टू ब्रीथ इजिली। ब्रीथ इजिली का मतलब क्या हुआ कि जो एयर है हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, वो एयर आसानी से मिट्टी के थोड़ा सा अंदर चला जाए, ताकि जो रूट्स मिट्टी के अंदर है वो रूट्स जो है वो ऑक्सीजन को आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है जी। तो ये फायदा है, और ये बहुत सारा है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसे भी तो ऑक्सीजन वगैरह सब चाहिए होता है, तो वो आसानी से मिलेगा उसको, तो आसानी से मिलेगा तो अपना अमाउंट बढ़ाएगा, अपना जिएगा तो और प्रोडक्शन करेगा, आई मीन टू से रिप्रोडक्शन करेगा, तो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे, जो क्या है कि भैया वो फायदेमंद है सॉइल के लिए। तो समझ रहे हो कि खेत को आखिरकार जोतना क्यों है, प्लॉगिंग करेंगे क्यों। तो दो पॉइंट्स बताया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने और भी बहुत सारे पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दो ही पूछा था, दो ही बताएंगे ना, चार कहाँ बताएंगे। चलो ये क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो कंप्लीट होता है जी। तो आप इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो तो आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि मैं साइड हट लिया था, ठीक है, लिख लिया होगा, और बाकी एक्सप्लेन करने के बाद लिखो तो आपको अच्छा लगेगा। देखो 52 है, 52 का क्वेश्चन नंबर ए है। पूछा है क्वेश्चन कि स्टेट द फंक्शन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि शॉर्ट में एफसीआई बोलते हैं। यहाँ से फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में पूछेगा कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कंपटीशन में ये सब पूछ जाते हैं, जिक्के जीएस जिसे बोलते हैं, जनरल नॉलेज वगैरह सब में।
तो आप इसे क्या करो, ख्याल रखो। ख्याल रखो का मतलब होता है आप इसे याद कीजिए, ध्यान में रखेगा, समझ गए। चलो अच्छी बात है। आपको से बताना क्या चाहता हूँ, बताना यह चाहता हूँ कि जो हमारा ये FCI है यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है कि किसान भाई लोगों से खरीदता है ये भोजन को, और खरीद करके ये एक बड़े बड़े गोडाउन्स वगैरह में रखता है। किस लिए, ताकि पूरे देशों भर में जहां जहां भी अनाज नहीं पैदा होता है वहां वहां भी ये मार्केट में सेल कर सके, बेच सकते। और FCI किसका एजेंसी है जी, तो ये हमारा सरकार का एजेंसी है, हमारे गवर्नमेंट की ही चलाता है ये एजेंसी, ठीक है। यानी कि सरकार खरीदता है किस लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो सपोज दैट यहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ तो कैसे जाएगा, तो खरीद करके यहाँ से यहाँ डालना पड़ेगा ना, भेजना पड़ेगा ना, तो कौन भेजेगा, सरकार, हम लोग थोड़ी करेंगे। नेक्स्ट है वही चीज लिखा हुआ आंसर में कि देखिए द फंक्शन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज दैट दे बाय ग्रेन्स, वो बाय ग्रेन्स को क्या करेगा, खरीदता है फ्रॉम किससे, तो भैया फार्मर से, ऑन लार्ज स्केल, यानी कि 1 किलो 2 किलो नहीं खरीदेगा, क्विंटल्स के क्विंटल खरीदता है। एंड किस लिए, तो एंड स्टोर इट इन बिग गोडाउन्स, बड़े बड़े गोडाउन्स में रखने के लिए, सो दैट कि काहे रखेगा, इसलिए ताकि इट कैन बी सप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री फॉर अराउंड द ईयर, ऐसे इसलिए ताकि ये पूरे देशों भर में, आई मीन कि पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हर एक जगह ये ग्रेन्स को, ये अनाज को सप्लाई कर सकता है, हर एक आदमी इसे परचेज कर पाए, हर एक आदमी खा सके और अपना जीवन जी सके, ठीक है जी। क्योंकि नहीं खाएंगे तो मर ही जाएंगे, समझा करो, है कि नहीं। चलिए आई होप कि तुमने इसे सीखा होगा। आप क्या कीजिए, आप इसे नोट कर लो ताकि कुछ और बातें मैं आपसे कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, 52 का बी क्वेश्चन है, व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स स्टोर्ड इन गनी बैग्स इन बिग गोडाउन्स फ्रॉम डैमेज, ठीक है। यहां पे आई थिंक कि व्हाट इज यहाँ पे देखें बुक्स वगैरह इसे लाए हो कोई, वो बुक्स देखें, वो वाला बुक्स, लगता है यहाँ पे कुछ एरर है क्वेश्चन में, नहीं, व्हाट इज डाउन टू, व्हाट इज, देख लेते हैं, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। बुक है ही तो फिर क्या है, दिक्कत ले रहे हो भैया। क्वेश्चन और बोलो, 52 क्वेश्चन नंबर बी के, व्हाट इज डाउन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। व्हाट इज डन, हाँ ठीक है, व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स स्टोर्ड इन गनी बैग्स इन बिग गोडाउन्स फ्रॉम डैमेज। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि बड़े बड़े गोडाउन्स में आपने क्या किया है, अनाज वगैरह ये सब को जमा किया है, तो वो खारा, वो जमा किया हुआ जैसे क्या होता है कि आपके घर में खाना वगैरह सब बनता है, और वो खाना शाम में बना, अगर कोई नखरा दिखाया और खाना नहीं खाया तो बीहने लगी, कौन सी हो जाएगा, वो खाना खराब हो जाए, जिसे आप कहते हैं बासी खाना, और वो खाना एकदम बेकार है खाना, ठीक है। इससे अच्छा तो भूखे ही मर जाए, जो बेकार, जो बेहतर रहेगा, यानी बाकी आपकी इच्छा, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ डियर कि जो आपने अनाज को जमा किया है बड़े बड़े गोडाउन्स में, वो सड़ नहीं जाए, वो खराब नहीं हो जाए, कीड़ा ना लग जाए, उसके लिए क्या करेंगे, ये प्रश्न है। तो आओ चलो जानते हैं कि क्या करेंगे। तो लिखा हूं कि पेस्टिसाइड सॉल्यूशंस आर स्प्रेड ऑन द स्टोर्ड गनी बैग्स। एक पेस्टिसाइड सॉल्यूशन आता है, पेस्टिसाइड सॉल्यूशन क्या हुआ सर, इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी पेस्ट वगैरह ये सब है हमारा, यानी कि इक्वलेट वाला पेस्ट नहीं, कीट पतंगा ये सब कीटनाशक दवा को छिड़काव करेंगे, जूट वाला बोरा के अंदर में स्टोर है अनाज, तो उसी जूट वाले बोरे के ऊपर में कीटनाशक दवा को छिड़काव कर देना ताकि कोई भी कीट उसमें न लग जाए, और लगे तो अंदर जैसे पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है जी, समझ रहे हो। गनी बैग्स का मतलब जूट वाला बोरा। एज वेल एज, और क्या करेंगे, तो एज वेल एज लीव्स ऑफ नीम, यानी कि नीम का नाम सुना, तो नीम का पत्ता को भी क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, यानी कि उस बैग के ऊपर भी रख देंगे, आप चाहो तो अंदर भी रख सकते हो, चारों पट्टी रख देंगे। शुड बी एडेड इन गोडाउन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, गोडाउन्स के कोने में रख दीजिए चारों साइड, समय से समय, किस लिए, टू प्रोटेक्ट डैमेज फ्रॉम, टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम डैमेज बाय पेस्ट, ताकि कोई भी कीट पतंगा वगैरह ये सब आपका जो ग्रेन्स स्टोर किए हो बहुत मेहनत से, तो वो खराब ना हो जाए, उसके लिए गोडाउन्स में आप नीम के पत्ते रख दो, ठीक है, और पेस्टिसाइड सॉल्यूशंस वगैरह छिड़काव कर दो।
समय के अनुसार से वो नीम के पत्ता बदलते रहे, क्योंकि सूख जाएगा तो फिर उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा। इसीलिए फिर से लाइए, तोड़िए, वहां पर रखिए और फिर से इस प्रकार से, ताकि आपका जो अनाज है वो सेफ रहे। तो तुमने सीख लिया, तो इतने सारी चीजों को क्या करेगा, नोट कर लिया, क्योंकि मैं जो हूँ वो साइड हट गया हूँ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ सकता हूँ। भाई किसी को समस्या हो रहा है तो बोलेगा भी, नहीं हो रहा है ना तुम जी, नहीं हो रहा, चलो ठीक है, वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है जी, डिफाइन मैन्यूर। ठीक है, और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। देखिए जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था आपको मैन्यूर, तो मैंने कहा था कि देखो क्वेश्चंस पूछ सकता है कि व्हाट इज मैन्यूर, ठीक है, और राइट इट्स एडवांटेजेस। यहाँ पे पूछ दिया कि डिफाइन मैन्यूर, एक ही बात है। या फिर पूछ दे सकता था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन्यूर, या फिर ऐसे ही पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्यूर, तो एक ही बात है कि नहीं। तो मैन्यूर क्या होता है और उस मैन्यूर का क्या फायदा है, इसके बारे में बताए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसके बारे में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो। मैन्यूर क्या होता है, तो ए मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल वेस्ट में क्या हो जाएगा, काउ डंग वगैरह सब हो जाएगा, है कि नहीं। एनिमल वेस्ट जैसे काउ डंग हो गया, ह्यूमन वेस्ट भी हो जाएगा, एंड ऑल्सो प्लांट वेस्ट। प्लांट वेस्ट में जैसे प्लांट के पत्ता वगैरह ये सब हो जाएगा। तो इसी से बनाएंगे डिकम्पोजिशन करके, तो इसी को हम लोग मैन्यूर का नाम देते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, फिर से बोलता हूँ, मैन्यूर क्या होता है, तो मैन्यूर एक नेचुरल सब्सटेंस है, जिसको कैसे बनाते हैं, तो प्लांट के वेस्ट से और एनिमल के वेस्ट का इस्तेमाल करके। वेस्ट का मतलब बढ़िया नहीं हुआ, वेस्ट का मतलब खराब, प्लांट के खराब चीज, जैसे प्लांट के पत्ता वगैरह सूख साख के गिर गया, और एनिमल वेस्ट जैसे कि जानवरों का गोबर वगैरह, इस सब का इस्तेमाल करके सड़ा गला के बनाएंगे। तो नेचुरल चीज से बना रहा है, नेचुरल नहीं है, तो मैन्यूर नेचुरल चीज है, तो इसी को मैन्यूर का नाम है। ठीक है जी, आई होप की चीजें तो इसे समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट लिखा हूं डियर कि फ्लोविंग आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। पूछा था कि मैन्यूर का क्या एडवांटेज है, इसके बारे में बताइए। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, पहला लिखा हूं कि इट इनहांसेस द वाटर, यहाँ पे बाई काट दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे होगा स्पेलिंग WATER, वाटर होगा, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल। ठीक है, देखो मैन्यूर जो है वो क्या करता है, अगर मैन्यूर अपने सॉइल में न्यूट्रिशन को पूर्ति करने के लिए मैन्यूर को डालते हो, तो वाटर जो है, जो तुमने जब आप इरिगेशन कीजिएगा खेतों को, तो ज्यादा दिन तक ले पानी आपके खेतों में टिक कर रखेगा। क्यों, क्योंकि उसको मैं मैन्यूर का इस्तेमाल किया होगा, यही बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब कोई लड़का सोचा ऐसा क्यों, तो जो टॉपिक पढ़ा रहा था उस समय मैंने एक्सप्लेन दे दिया था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उतना ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखा हूं, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। ये सॉइल को क्या करता है, छिद्रदार टाइप का बना देता है, जालीदार टाइप का, जिसके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि आराम से ऑक्सीजन अंदर जा सकता है कि नहीं, तो जो कि इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए और जो भी वहां ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसके लिए। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। देखिए ये अगर आप मैन्यूर वगैरह सब देते हो, तो आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे सॉइल में, वो और बढ़ जाएगा, पहले से भी और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल का क्वालिटी जो है वो उसको बढ़ा देता है। ओवरऑल कहें तो जो फर्टिलाइजर है सॉइल का, फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। समझ गए, तो आप क्या करो, आप इतनी सारी चीजों को नोट कर लो, ताकि मैं आपसे कुछ और बातें बता सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 53 था हमारा, जो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करो। ऑब्वियसली यस, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 54 है कि व्हाट इज फर्टिलाइजर, नेम टू फर्टिलाइजर्स स्टेट टू हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, यहाँ पे एक ही प्रश्न है 54, लेकिन इसी में 3 तरह के क्वेश्चन ठोक दिया गया। यहाँ पे पहला पूछ दिया गया कि फर्टिलाइजर क्या होता है, दूसरा पूछ दिया गया कि 2 गो फर्टिलाइजर का नाम बताइए, यानी कि 2 एग्जांपल फर्टिलाइजर के दीजिए। तीसरा प्रश्न पूछ दिया कि अगर ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये पूछ दिया गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, और चलो जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजर। ठीक है, तो लिखा हूं कि फर्टिलाइजर इज ए केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल सब्सटेंस है कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट, जो प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ता है, उसको वो चीज इसके पास है, फर्टिलाइजर के पास। वो चीज क्या है जी, तो NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल। तो ये सारा चीज है
किस लिए? ताकि सॉइल को ये मिले और सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो ओवरऑल और इंक्रीज हो जाए और इन्हांस हो जाए। ठीक है, डन? क्या चीजें समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब दो गो नाम पूछा था फर्टिलाइजर का, तो यहाँ पे लिखा हूँ यूरिया और अमोनिया इज द नेम और एग्जांपल्स ऑफ टू फर्टिलाइजर। आपसे कोई पूछे कि फर्टिलाइजर का भैया दो एग्जांपल बोलो, तो उससे कह देना कि पहला हो गया यूरिया, दूसरा हो गया अमोनियम। ठीक है, और बता दे दो एग्जांपल, या फिर दो गो फर्टिलाइजर का नाम पूछेगा तो भी आप उससे कह दीजिएगा यूरिया हो गया और दूसरा अमोनियम हो गया। ठीक है, चीजें समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट लिखा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर है ये कि ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। जो यहाँ पे पूछा गया है, स्टेट टू हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। दो ही बताना। लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ किसका? तो फर्टिलाइजर का। ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो कुछ निम्नलिखित दो नुकसान होगा। ठीक है, कोई लड़का सोच रहा कहाँ लिखा? अरे नेक्स्ट पेज पर लिखो, कहाँ चिंता करते हो, हम तुरंत हदिया लगते हो। आगे बढ़ जाए ना, लिखना चाहते हो आप इसे लिख लो। कितने बार साइड हटता हूँ, बार बार तो हटते ही रहता हूँ, है कि नहीं? चलिए आगे देख सकते हो कि दो यहाँ पे लिखा हुआ दो हार्मफुल इफेक्ट्स। पहला तो है कि इट चेंजेस द नेचर ऑफ दिस सॉइल। सॉइल का जो नेचर है वो न्यूट्रल ना रह करके हो सकता है उसको अल्कलाइन बना दे, एसिडिक बना दे, बेसिक कर दे, इस प्रकार से, और सॉइल का प्रोडक्शन हमारा नहीं होगा ढंग से, इस प्रकार से बदल जाएगा सॉइल की क्वालिटी यानी कि नेचर को ही बदल जाएगा। नेक्स्ट है इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन भी करता है। कोई लड़का सोचेगा कैसे? फर्टिलाइजर क्या है भैया? केमिकल चीज है, कोई शक? नो शक। तो कहना क्या चाहते हैं? तो बताना ये चाहता हूँ कि ज्यादा मात्रा में फील्ड में आपने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, अब बारिश हो गई, अब तो क्या होगा कि सारा का सारा फर्टिलाइजर जो आपके खेतों में है वो बह करके चला जाएगा, दूसरे खाई में चल जाएगा, पोखर में चल जाएगा, वहां मछली रहती है, मछली मर जाएगी केमिकल से, है कि नहीं? तो वाटर पोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ। तो देख रहे हो कि ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, समझ रहे हो ना? तो यहां तक लेके पहले लिख करके कंप्लीट करें। लिख लिए हो? आगे बढ़ जाए। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 में पूछा गया आपसे, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स in the same field. How does use of fertilizers help the farmers? प्रश्न पूछे गए हैं जी कि बार बार एक ही खेत में बार बार खेती करेंगे तो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो घट जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉइल जो है वो फर्टाइल ना रह करके बंजर जमीन हो जाए, उपजाऊ ना रह करके वो बंजर हो जाएगा अगर उसी खेत में बार बार खेती करेंगे तो प्रश्न ये है कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है, कैसे ऐसे होगा, और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके फार्मर्स को किस प्रकार से फायदा हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ जी, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा कार है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बाइक है तो भी दिक्कत नहीं है, आपने उसको में एक टंकी भर करके तेल एक सपोज दैट 1 लीटर आपने उसको में क्या किया है, डीजल को डला दिया, फिर पेट्रोल जो जिस चीज से भी चले, मुझे नहीं पता कि क्या चीज से चलता है ना, तो आपने पेट्रोल डला दिया 1 लीटर अपने बाइक में। ठीक है, अब वो बाइक जो है वो क्या लगता है, यहाँ से चौराहा भी नहीं जा पाएगा वो बाइक पर, है कि नहीं? तो खत्म हो जाए रास्ते में। अरे तुम कहाँ सोच रहे हो कि हमारा चौराहा भी है, अपना चौराहा कहाँ सोच रहा है? हो सकता है कि वो चौराहा कहीं दूर हो जिस चौराहा की मैं बातें कर रहा हूँ, हो सकता है ना? ऑब्वियसली हो सकता है, क्या है ही। खैर एनी हाउ, तो वो क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 1 लीटर पेट्रोल में पूरी दुनिया तो नहीं घूमेगा, तो खत्म हो जाएगा। तो उसको बार बार वही बाइक को चलाइएगा 1 लीटर पेट्रोल भर के, तो खत्म हो जाएगा ना। यही चीज तो यही भी है कि बार बार एक ही खेत में बार बार खेती करेंगे, घट जाए, तो उसको उस घट गया, क्या घटेगा? न्यूट्रिशन घटेगा जी। क्यों? क्योंकि सॉइल से क्या लिया जाता है? न्यूट्रिशन लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, तभी तो वो प्लांट्स जो है वो ग्रो करता है कि नहीं? तो बाइक चलाते हो तो बाइक से पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, तो बाइक में पेट्रोल घटेगा ना, तो घटेगा तो बाइक नहीं चलेगा, तो उसको पूर्ति करने के लिए फिर से पेट्रोल डालना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से बार बार खेती करेंगे, न्यूट्रिशन बार बार प्लांट्स के द्वारा ले लिया जाएगा, तो बार बार लिया जाएगा, देंगे आइए, नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ेगा। तो कैसे डालेंगे? तो फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर मैन्योर्स वगैरह सब डालते हैं खेतों में। समझ गए वो चीजें? ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा, बट मैं फिर भी यहाँ पे आपके लिए लिखाया हूँ, since repeated growing of crops in the same field
removes a lot of precious minerals, elements, organic matter and other materials from the soil। अगर बार बार एक ही फील्ड में खेती किया जाएगा तो उसके में से जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह सब एलिमेंट्स वगैरह है वो सारे के सारे प्लांट्स के द्वारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, तो फिर घट जाएगा। तो उसको पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, तो उसको पूर्ति करने के लिए कुछ करना है, कुछ करना ही नहीं, बता दिया कि सो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर टू, तो फार्मर क्या करेगा कि फर्टिलाइजर को डालेगा अपने सॉइल में, उस खेत में, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स घट गया है उसकी पूर्ति हो सके, उस न्यूट्रिएंट्स का भरपाई हो सके। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझ गए क्वेश्चंस डिटेल में, अच्छी बात है। तो आप क्या करो, यहां तक लिख लो ताकि कुछ और बातें मैं आपसे कर सकूं, ठीक है जी। चलिए, इस तरीके से 55 क्वेश्चन नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है कि व्हाट इज बिडिंग, व्हाई इज बिडिंग नेसेसरी। ये बिडिंग होता क्या है, बिडिंग का डेफिनेशन बताओ, और बिडिंग करना जरूरी क्यों है। तो मैं बताया हूं कि द रिमूवल ऑफ बीड्स इज कॉल्ड बिडिंग, यानी कि घास खरपतवार को खेतों से हटाना उसको बिडिंग कहलाता है, जिसको निकोनी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं देख लेना, है कि नहीं, जो भी बोले तो लिखो, रिमूवल ऑफ बीड्स इज कॉल्ड बिडिंग, ठीक है जी। अब बिडिंग क्यों करेंगे, लिखो द रिमूवल ऑफ बीड्स इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर यील्ड्स और हेल्दी क्रॉप्स। बीड्स को हटाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो भी चीज का खेती किए हैं, धान का चाहे गेहूं का, वो और ज्यादा मात्रा में हो और हेल्दी तरीके से हो, सही सलामत हो, ताकि हम उसको खाएं तो हम हेल्दी हो सके, हम में ताकत आ सके, ठीक है, समझ रहे हो ना चीजें। आई होप कि आप समझने का प्रयास कर रहे हो, तो ठीक है, बता दिए। अब कोई लड़का सोचा कि बीड्स को हटाएंगे तो हमको क्रॉप जो मिलेगा, जिस चीज का खेती किया है वो और बढ़िया होगा, कैसे, देखिए कैसे होता क्या है कि जो बीड्स है वो बीड्स स्पेस लेगा, ठीक है, और बीड्स को सिर्फ स्पेस ही चाहिए फील्ड का, अरे उसे मिनरल्स भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए सॉइल से, है कि नहीं, तो सॉइल से मिनरल्स वगैरह सब चाहिए। अब वो बीड्स अगर नहीं रहता तो वो मिनरल्स जो है वो कौन लेता, तो हमारा ये प्लांट्स लेते कि नहीं लेते, उस मिनरल्स का यूटिलाइजेशन प्लांट्स करता, तो जो हमारा प्लांट्स है वो और अच्छा से ग्रो कर पाता और ज्यादा होता, उसके जगह पर हो सकता। तो इस तरीके से चीजें होती है। तो आई होप कि तुमने इसे सीखा होगा। आप क्या करो, आप इतने सारी चीजों को नोट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो इसे भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 57 है डियर कि व्हाट आर बीडी सार्ट्स, यानी कि बीडी सार्ट्स जो है वो क्या होता है इसके बारे में बताओ, और नेम वन बीडी सार्ट्स, और एक बीडी सार्ट्स का नाम भी बताइए। लिखा हूं कि द पॉइजनस केमिकल दैट किल बीड्स आर कॉल्ड बीडी सार्ट्स। केमिकल से बना हुआ एक पॉइजनस चीज है, जहरीला चीज है जो बीड्स को मार देता है, सो कॉल्ड घास खरपतवार वगैरह इसे। अब एग्जांपल ऑफ बीड्स पूछा है, चाहे नेम ऑफ बीड्स पूछे, एक ही बात है। तो ये वो बीड्स का नाम बताऊं या फिर ये एग्जांपल हो जाएगा बीड्स का, MCPA कैपिटल में ही लिखना, याद रहे, ठीक है। तो ये बीड्स का ये ये क्या बोलते हैं, बीडी सार्ट्स का ये एग्जांपल्स हो गया। कंपटीशन में भी कभी कभी दे देगा कि ये MCPA इज एन एग्जांपल्स ऑफ क्या, तो बीडी सार्ट्स, ठीक है। तो इसे ख्याल रखे हुए, दैट मीन्स कि याद रखो। अब फटाफट से इसे नोट करो क्योंकि मैं आपके स्क्रीन से साइड हो चुका हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकता हूं। किसी को कोई समस्या हो रहा है अभी तक, भाई नहीं हो रहा होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट है डियर क्वेश्चन नंबर 58, 98 क्वेश्चन है, 98 नहीं 58, 58 क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल स्प्रेइंग बीडी सार्ट्स, और भाई क्यों। देखो जब हम बीडी सार्ट्स को छिड़काव करें, बीडी सार्ट जो है वो केमिकल चीज है, पॉइजनस चीज है, तभी तो बीड्स को मार देता है। तो जब छिड़काव करेंगे खेतों में तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, किन बातों को ख्याल रखना है, ठीक है, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो सके, और क्यों रखेंगे, है कि नहीं। तो आज चलो लेट अस टॉक टू द आंसर्स। लिखा हूं डियर कि सिंस बीडी सार्ट्स आर पॉइजनस केमिकल्स, ये पॉइजनस चीज है, केमिकल चीज है, एंड इट कैन अफेक्ट ए पर्सन हेल्थ, व्यक्ति का हेल्थ को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। सो इसीलिए ड्यूरिंग स्प्रेइंग जब बीडी सार्ट्स का छिड़काव करेंगे, द पर्सन शुड कवर हिज नोज, एक किसी व्यक्ति को जो छिड़क रहा बीडी सार्ट्स को, केमिकल चीज को, वो अपने नाक को कवर कर लेगा
एंड माउथ को भी कवर कर लेगा मास्क से प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ से कपड़े से, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इनहेलिंग ऑफ पॉइजनस बीडिसेट्स, ताकि जो आप पॉइजनस बीडिसेट्स को छिड़क रहे हैं अपने खेतों में उसको सूंघ न ले, है कि नहीं? नहीं तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चंस? आप क्या करो, इस क्वेश्चंस का आंसर भी लिख लो और क्वेश्चंस को भी लिख डालो। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर सकता हूं ना? ऑब्वियसली यस। यहां तक किसी को कोई समस्या हो रहा है नहीं ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें समझ रहे हो, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 59 है कि गिव एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में कोई 4 गो डिफरेंस को बताइए। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, जो कि मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ा रहा था उस समय भी बताने का प्रयास किया होगा मैंने, है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, फिर से क्वेश्चन है तो उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या कीजिए, इसे नहीं, ये तो मैंने पेस्ट कर दिया ताकि आपको पता चले कि क्या बता रहा हूँ। यह है डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर में और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है ये बताने का प्रयास किया हूँ। तो लिखा हूँ 1 2 3 4 5, टोटल 5 गो डिफरेंस लिखा हूँ। पहला अंतर है मैन्यूर और फर्टिलाइजर में कि भैया मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। मैन्यूर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है, obtained by the decomposition of animal waste like cow dung or human waste and plant residues। ठीक है, मैन्यूर एक नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन फर्टिलाइजर की मैं बातें करूं तो फर्टिलाइजर जो है वो इट इज ए केमिकल सब्सटेंस। लिख सकते हो यहाँ पे स्पेस है ना, ये केमिकल सब्सटेंस है फर्टिलाइजर। ठीक है, और क्या बताया गया मैन्यूर के बारे में कि इसको बनाया जाता है एनिमल वेस्ट से, जैसे काऊ डंग वगैरह ये सब से, और प्लांट के पत्ते वगैरह सब से। लेकिन ये क्या है, ये फर्टिलाइजर जो है एक प्रकार का साल्ट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो केमिकल से बनाया जाता है। समझ गए, ये पहला अंतर है। दूसरा लिखा हूं कि ये मैन्यूर इज नॉट वेरी रिच इन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके पास होता तो है मैन्यूर का, लेकिन बहुत भरपूर मात्रा में एनपीके जो है वो मैन्यूर के पास नहीं होता है। लेकिन फर्टिलाइजर के पास क्या बोला गया कि फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। ये फर्टिलाइजर के पास में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम यानी कि एनपीके जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है जी, समझ गया ना? लेकिन ये मैन्यूर्स के पास में उतना नहीं होता है। नेक्स्ट है ये मैन्यूर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैन्यूर है वो सॉइल को ह्यूमस देने का कार्य करता है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और उसको बढ़ा देगा, अर्थवर्म को और बढ़ावा देगा कि भैया और जियो हजारों से। लेकिन फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर ऐसा नहीं करेगा कि केमिकल चीज है जी, और केमिकल चीज तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करेगा, है कि नहीं? इसीलिए ये किसी प्रकार के ह्यूमस नहीं प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हूं कि मैन्यूर इज अब्जॉर्ब्ड स्लोली बाय द प्लांट बिकॉज इट इज नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर। मैन्यूर जो है वो पानी में आसानी से नहीं घुलता है, इसीलिए धीरे धीरे सॉइल के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजर के बारे में क्या बोला गया भैया? फर्टिलाइजर बीइंग सॉल्युबल इन वाटर, ए फर्टिलाइजर इज रीडली ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स या फिर क्विकली ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स। क्योंकि फर्टिलाइजर जो है वो पानी में घुलनशील घुल सकता है चीनी और पानी की तरह, इसीलिए अब जब पानी में घुल गया फर्टिलाइजर तो पानी है सॉइल में, तो अब पानी को ऑब्जर्व कर लेगा सॉइल, यानी कि मिट्टी ऑब्जर्व कर लेगा फर्टिलाइजर को जल्दी से, है कि नहीं? सीख गया। चौथा डिफरेंस कंप्लीट होता है। फोर्थ डिफरेंस, लास्ट डिफरेंस है, फिफ्थ डिफरेंस कि मैन्यूर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्यूर को हम लोग क्या कर सकते हैं, खेतों में बना सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमें कारखाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड्स वगैरह ये सब है, केमिकल चीज है, रासायनिक चीज है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह ये सब मैन्यूर ये बनाता है। कौन? ये हमारा फर्टिलाइजर बनाता है। किस चीज को? तो फर्टिलाइजर बनाता है। लेकिन मैन्यूर को, ये क्या हो गया, जल्दी से सप्लाई होना चाहिए यहाँ पे पावर। आई थिंक ये पावर चला गया, नहीं कोई बात नहीं, स्टार्ट हो रहा है।
इसको बहुत दूर से ये हमने एक्सपोर्ट करवाया है अपने घरों में, समझे। तो ठीक है, तो फर्टिलाइजर को हम लोग क्या करेंगे, वैसे मैंने आपसे बता दिया जो बताने वाला चीज़ था। फर्टिलाइजर जो आ गया, पावर आ गया कि नहीं आ गया। जो फर्टिलाइजर है वो क्या होता है जी, तो उसको हम लोग घर में नहीं बना सकते, फैक्ट्रीज में ही बनाएंगे। लेकिन मैन्यूर्स को क्या करेंगे हम लोग, तो उसको बना सकते हैं, घरों में बना सकता हूँ मैन्यूर्स को, ठीक है। तो पता नहीं ये जब लाइट जाता है ना, तो जो भी यहाँ पे पावर्स वगैरह इन्वर्टर वगैरह है वो उसी से अभी चल रहा है, इन्वर्टर से ही ये काम कर रहा है ये, ठीक है। पता नहीं क्यों बंद होता है, इस वायरिंग सही नहीं है, इलेक्ट्रिशियन को बोल के ठीक करवाना पड़ेगा। इस तरीके से तो हमारा ये इतना मोहब्बत से लाया हूँ इसको, ये तो खराब ही हो जाएगा कि नहीं, कितना नाजुक सा चीज़ है। स्पेशली आप लोगों के लिए मंगाया हूँ, पढ़ाने के लिए। मेरा इस पे क्या करेंगे हम, इस पे फिल्म देखेंगे, मोबाइल काफ़ी होता है फिल्म देखने के लिए, है कि नहीं। तो कुछ तो ख्याल करा करो, इतना सब कुछ करते हैं आपके लिए, आप मेरे लिए क्या करते हो। एक चीज़ किया करो, ठीक है, वो है मेरी बातों को माना कीजिए। और आप एक चीज़ और कीजिएगा कि जो भी कुछ मैं आपके लिए यहाँ से लिखाता हूँ, तो आप हर एक चीज़ को नोट करते चाहिएगा, अपने कॉपी पर नोट करते हुए जाएगा। देखो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिसकी कोई मतलब कि क्या नहीं सकते। अगर मैं ऑफलाइन में आपके पास होता, सपोज दैट मैं आपका स्कूल्स में पढ़ाता, तो मैं ऐसे ही पढ़ाता जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ तो एक फ़ायदा है डियर कि पहले से ही हर एक चीज़ लिखा रखा हूँ, यहाँ पे टाइपिंग करने में मुझे टाइम लगता है, ताकि बहुत सारी चीज़ों को शेयर करता हूँ। बट स्कूल्स में तो मैं खुद ही लिखा था, वहाँ तो ऐसा फैसिलिटीज़ मिलेगा नहीं, है कि नहीं। स्कूल बड़ा है, उतना फीस लेता है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल्स में देखे तो कुछ तो फैसिलिटी नहीं है, हमको समझ में नहीं आता कि उसका डायरेक्टर वगैरह सब करता क्या है, सब पैसा स्टूडेंट से कलेक्ट करके। अरे भाई ढंग का बोर्ड तो कम से कम लगाओ, बड़ा सा चौड़ा लंबा बोर्ड लगाओ स्कूल्स में, है कि नहीं। बेंचेस ठीक से रखो, थोड़ा सा क्लासरूम बड़ा रखो, समझ गया कि नहीं। बच्चा कम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़ा गया तो फिर क्या है इससे, तो ठीक नहीं लगता। ये नहीं हो, बाकी आप समझा कीजिए, बाकी आप डिमांड किया करो अपने प्रिंसिपल डायरेक्टर से, डरना क्यों है, किससे डरे। एक ही स्कूल से नहीं पढ़ना आपका, स्कूल से जा रहे हैं हम छोड़ के, जा रहे गोले पर नहीं रहना हमको, जा रहे गोला छोड़ के, ठीक है। तो लिख लीजिए, ठीक है जी। तो बहुत सारी बातें करूँगा, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बस यही मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने दोस्तों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट, इंतजार करना पड़ेगा। सो लव यू ऑल, टेक केयर।